नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 101 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 101 का जो पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के रचयिता किसके समकालीन थे। तो अगर बात करें अर्थशास्त्र के रचयिता की, तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। तो अगर बात करें अर्थशास्त्र के रचयिता की, तो अर्थशास्त्र के रचयिता आपके कौटिल्य थे, जिनको विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, चाणक्य और कौटिल्य है। अच्छा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौटिल्य कौन थे। तो कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो ये किसके समकालीन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन हुए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे ऐसे बिल्कुल सही हो जाना था। अच्छा साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यहाँ पे क्या है, मौर्य वंश की नींव भारत में रखी गई थी। अच्छा, इनके द्वारा मौर्य वंश की नींव भारत में रखी गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब इन्होंने मौर्य वंश की नींव भारत में रखी, किसको हराया उससे पहले। तो इनके द्वारा घनानंद को हराया गया। तो घनानंद को किसने हराया? तो घनानंद को जो हराया वो 322 ईसा पूर्व में किसने हराया था? तो वो हराया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगर आप भी एचपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपका पेपर बहुत पास आ चुका है, तो लास्ट के समय आप रिवीजन ही करना चाहते हैं, तो आप भी चाहते हैं हमसे हैंड रिटन नोट्स, तो आप इस नंबर पे 7876145409, और अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। फीस रहेगी मात्र 499 रुपीज़ मंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि इन्होंने घनानंद को 322 ईसा पूर्व में हराया था, और इनके प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य था, जिनका एक ही नाम है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि जो घनानंद है, घनानंद का जो विवाह हुआ था, जब इन्होंने हराया तो इन्होंने किससे विवाह किया? तो इन्होंने दुर्धरा से विवाह किया था। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनानी लेखकों के द्वारा जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है। तो यूनानियों जो लेखक थे, एक प्लूटार्क था, एक जस्टिन था, इनके द्वारा एंड्रोकोर्स और सेंड्रोकोर्स। तो एंड्रोकोर्स, ये याद रखना है, पेपर में आ सकता है कि एंड्रोकोर्स और सेंड्रोकोर्स के नाम से किसे जाना जाता है। तो एंड्रोकोर्स और सेंड्रोकोर्स के जो नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। मेरे साथी, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा साथियों, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सेल्यूकस निकेटर तो जो था, एक यूनानी आक्रमणकारी था, उसने मगध पे किसके शासनकाल के समय जो है वो आक्रमण किया था। तो सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था 305 ईसा पूर्व में, और 305 बीसी में जो है वो मगध के जो राजा थे उस समय वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो इन्हीं के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही जो है वो क्या किया था, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया था। लेकिन यहाँ पे हार हुई थी किसकी? सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी। और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम था कार्नेलिया। तो इसी कार्नेलिया से आपका दूसरा विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था। तो मेगस्थनीज जो है वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। और मेगस्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, जहाँ से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। ऑप्शन में और भी बहुत सारे नाम है, जैसे अशोक, वो किस वंश के राजा थे? तो अगर अशोक की बात करें तो अशोक यहाँ पे मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक माने जाते हैं। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। अशोक की बात करें, अशोक का जन्म कहाँ पे हुआ है? तो अशोक का जन्म हुआ है 304 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? तो 304 ईसा पूर्व में साथियों अशोक का जन्म हुआ था पटना, जो पुराने समय में पाटलिपुत्रम के नाम से जाना जाता है। तो पाटलिपुत्रम पटना में आपका अशोक का जन्म हुआ था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि जो अशोक है उनकी माता का नाम क्या था। तो उनकी माता का नाम था आपका शुभद्रांगी। क्या था? शुभद्रांगी। तो शुभद्रांगी कौन थी आपकी? शुभद्रांगी जो है वो माँ थी किसकी? आपकी अशोक की जो माँ थी शुभद्रांगी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अशोक का राज्य अभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। तो 269 ईसा पूर्व में आपका अशोक का राज्य अभिषेक, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अशोक है उन्होंने जो है वो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है वो किससे जो है वो प्राप्त की थी। तो वो की थी, एक बौद्ध भिक्षु होते थे उपगुप्त। तो उपगुप्त से बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है वो इन्होंने धारण की थी। इनका कोई राजकीय धर्म नहीं था बौद्ध धर्म, इन्होंने जो है वो क्या है, वो व्यक्तिगत धर्म था। और इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन को हराया था किसने?
तो अगर बात करें हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन को जो हराया था वो पुलकेशन द्वितीय के द्वारा हरवाया गया था। भाई ये बात तो सर बिल्कुल हम समझ गए कि हर्षवर्धन को पुलकेशन द्वितीय के द्वारा हराया गया था, लेकिन आप ये बताइए कि ये हर्षवर्धन ने पुलकेशन द्वितीय को तो हराया, ये युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध जो हुआ था वो 632 ईस्वी में। और दूसरा आपको याद रखना है कि जो हर्षवर्धन है, इस युद्ध में हर्षवर्धन की हार हुई थी। और साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से चीनी यात्री थे जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे? तो वो थे आपके हुएन सांग। तो हुएन सांग जो वो किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी। भाई इनसे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इनके बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जब जलालुद्दीन की हत्या करवा दी अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उन्होंने अपना राज्याभिषेक कहाँ किया था? तो उन्होंने किया था बलबन के लाल महल में। कहाँ पे किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो बलबन का जो लाल महल है, इसी लाल महल में अपना राज्याभिषेक किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अलाउद्दीन खिलजी, इसका बचपन का नाम तो वो तो अली गुरशास्प था, ये तो सबको आता है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण भारत में किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के समय हुए थे? तो मंगोल आक्रमण सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए थे। एक बार क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था कि अलाउद्दीन के किस पुत्र ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था कि एक अलाउद्दीन का पुत्र था, स्वयं को जो है वो इन्होंने क्या बोला भाई, खलीफा घोषित किया। तो इनका नाम था मुबारक खिलजी। क्या नाम था? मुबारक खिलजी। तो मुबारक खिलजी का नाम आपको ज़रूर याद रखना है। उसी प्रकार आपको एक बार क्वेश्चन पूछा था कि चराई कर और गृह कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान। तो एक चराई कर है, एक गृह कर है, इसको लगाने वाला जो प्रथम सुल्तान था वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए बात करें लोदी वंश की, तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका इब्राहिम लोदी। अच्छा, इब्राहिम लोदी सर लोदी वंश का अंतिम राजा था, इस बात को आप डिटेल से समझ गए होंगे। लेकिन भाई क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जब लोदी वंश का खात्मा हुआ तो भारत में किसका उदय हुआ था? तो लोदी वंश जब हारे तो पानीपत में क्या हुआ था? पहला युद्ध हुआ था पानीपत का, और पानीपत का जो पहली लड़ाई है वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी, और इस युद्ध में बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल, एग्जैक्ट याद रखना है, कमीशन का पेपर देने जा रहे हो, तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, और लोदी वंश की हार होती है और लोदी वंश भारत में समाप्ति होती है और मुगल वंश की नींव रखी जाती है। अच्छा, लोदी वंश की बात कर रहे हैं तो ज़रा थोड़ा डिटेल से कर ही लेते हैं कि लोदी वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक था। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है। तो लोदी वंश का टाइम पीरियड था 1451 से 1526 ईस्वी। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते। भाई डिटेल तो आती है ना, ये जो डिटेल जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1451 से लेकर आपका 1526 ईस्वी तक था आपका लोदी वंश। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बहलोल लोदी यहाँ पे ऑप्शन में दिया, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो ये था आपका लोदी वंश का संस्थापक। इसका टाइम पीरियड था 1451 से 1489। तो 1451 से 1489 ये टाइम पीरियड था आपका बहलोल लोदी का। उसी प्रकार आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि जो सिकंदर लोदी है उसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो सिकंदर लोदी की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका टाइम पीरियड था 1489 से 1517। तो 1489 से आपका 1517 तक ये टाइम पीरियड था किसका? सिकंदर लोदी का। ये नाम आपको ज़रूर याद रखना है। 1517 से आपका 1489 से 1517। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, बहुत ही आसान पेपर था, और वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सबसे अधिक समय तक जो है अपने सीट पर या अपने शासन करने वाला राजा कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक जो है अपने शासन पे रहा? तो वो आपका बहलोल लोदी। भाई बहलोल लोदी कम से कम 38 वर्ष रहा, क्योंकि इसको किसी ने छेड़ा ही नहीं उस समय। तो बहलोल लोदी 38 साल तक रहा था अपने पद पर। तो ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सा सुल्तान था जिसने आगरा नगर की स्थापना कर दी? तो आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। याद रखना है आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भूमि मापने के लिए सिकंदर लोदी ने एक भूमि को मापने की एक प्रणाली बनाई थी
जिसका नाम क्या था, तो उसका नाम था गज ए सिकंदरी। तो याद रखना है, सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाने का प्रयोग किया था जिसको गज ए सिकंदरी बोला जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा था कि सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था। तो जब भी सिकंदर लोदी कविताएं लिखता था तो वो एक नाम से लिखता था जो था गुलरुखी। ऐसे बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। तो गुलरुखी नाम से वो कविताएं लिखता था। आज मैं थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट बना रहा हूँ, छोटा बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य कारण सर्दी में ऊपर नीचे हो जाता है। आप भी अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखें, परीक्षा बिल्कुल पास आने वाली है, तो सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ठंड के मौसम में ना ज़्यादा ठंड लगाए खुद में, क्योंकि अगर आप बीमार हो गए तो फिर लास्ट के समय में बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पेपर में आया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि आपका जो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम राजा, तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम राजा था आपका सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी का ये तो आपको डिटेल से याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि राजकुमार सलीम किस सुल्तान का नाम था। तो बात करें राजकुमार सलीम की, तो राजकुमार सलीम जो है आपका जहांगीर का नाम था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा था, चलो सलीम तो आपका जहांगीर का नाम था, लेकिन भाई जहांगीर का राज्य अभिषेक कब और कहाँ पर हुआ था। तो जहांगीर का राज्य अभिषेक 1605 ईस्वी में आपका कहाँ पर हुआ था, आगरा। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी कि 1605 ईस्वी में आगरा में हुआ था। और जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, अच्छा जहांगीर की पत्नी नूरजहां थी, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। उनका नूरजहां का बचपन का नाम क्या था, तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आने वाले। तो जहांगीर की पत्नी जो नूरजहां थी, इनका बचपन का नाम था मेहरू निसा। क्या नाम था, मेहरू निसा। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार पूछा था कि मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा ऊपर पहुंची थी, पराकाष्ठा पर पहुंची थी, वो भी जहांगीर के समय ही पहुंची थी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किस शासक द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो वो कौन से मुगल शासक थे जिनके द्वारा दो अस्पा और सिंह अस्पा, तो ये दोनों बातें महादेव की कृपा से आपको याद रखनी है। ये भी किसने शुरू कर रही थी, जहांगीर के द्वारा शुरू करी गई थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था, ये क्वेश्चन भी बहुत ट्रेंडिंग में है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से आए थे विलियम हॉपकिंस। कौन आए थे साथियों, विलियम हॉपकिंस किसकी ओर से आए थे, तो विलियम हॉपकिंस जो है आपकी किसकी ओर से आए थे, तो विलियम हॉपकिंस जो है वो अंग्रेज़ों की ओर से जहांगीर के दरबार में आने वाले पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले व्यक्ति थे। और जहांगीर ने जो है वो जो विलियम हॉपकिंस था उसको किसकी उपाधि से सम्मानित किया था, तो इंग्लिश खान। याद रखना है, तो इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था जहांगीर ने, किसको, विलियम हॉपकिंस को। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है। तो दो व्यक्तियों के नहीं है, जहांगीर का भी नहीं है और आपका बाबर का भी नहीं है। बाबर का कहाँ पर है, कल के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो बाबर का है काबुल में मकबरा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है जहांगीर का, तो जहांगीर का कहाँ पर है, जहांगीर का है लाहौर में। तो दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी कि जहांगीर का बाबर का है काबुल में और आपका जहांगीर का है लाहौर में। दोनों बातें परीक्षाओं में आ सकती है, पेपर में आपके काम आ सकती है। अच्छा, जहांगीर के दरबार में एक बार क्वेश्चन आया था कि पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था उस्ताद मंसूर। क्या क्वेश्चन था मेरे साथी कि जहांगीर के दरबार में आपका पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था जो वो था आपका उस्ताद मंसूर। अच्छा, जहांगीर ने जो है अपनी आत्मकथा को जो वो खुद लिखा था जिसका नाम था जहांगीर नामा। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। किस भाषा में लिखी थी, क्वेश्चन एक बार ये पूछा था। तो जहांगीर नामा इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो लिखी थी, अपनी आत्मकथा जो लिखी थी, वो फारसी भाषा में जहांगीर के नाम से लिखी गई थी। तो याद रखना है। और जहांगीर के दरबार में जैसे कि पक्षियों का जो सबसे बड़ा चित्रकार मैंने उस्ताद मंसूर बताया, और एक इसके दरबार में प्रमुख जो आपका जो चित्रकार था वो था अबुल हसन। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया। तो मरियम उज जमानी, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। क्या है मेरे साथी, मरियम उज जमानी। ये आपको डिटेल से याद रखना है कि मरियम उज जमानी का जो मकबरा है वो बनाया था आपका जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसको आप ज़रूर याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि कौशल महाजनपद किस भारतीय राज्य में स्थित था। तो अगर बात करें कौशल महाजनपद की, तो ये आपका
उत्तर प्रदेश में था। क्योंकि कौशल महाजनपद की जो राजधानी है वो कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो कौशल महाजनपद की राजधानी है श्रावस्ती। श्रावस्ती जो है आपके कौशल महाजनपद की राजधानी है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और ये प्रयागराज जो है, इसी प्रयागराज के आसपास है आपका कौशल महाजनपद। साथियों बहुत सारे महाजनपद है, जैसे कि आपका सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध महाजनपद, और मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, जो कि वर्तमान में आपका भागलपुर मुंगेर के आसपास पड़ता है, और ये सबसे शक्तिशाली बिहार में था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। उसी प्रकार आपका अंग महाजनपद की बात करें तो ये आपका कहाँ पे है, अंग महाजनपद की राजधानी है चंपा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि अंग महाजनपद की राजधानी का नाम क्या है, तो अंग महाजनपद की राजधानी का नाम है आपका चंपा, और उसकी राजधानी थी आपकी पटना। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है। तो अगर बात करें वत्स महाजनपद की, तो वत्स भी महाजनपद हुआ करता था, उसकी राजधानी थी कौशाम्बी। कहाँ पे थी मेरे साथी, कौशाम्बी जो है वो किसकी राजधानी थी, तो कौशाम्बी आपकी राजधानी थी वत्स महाजनपद की, जो कि आपका कहाँ पे था, तो ये था आपका जो आपका वत्स महाजनपद था वो आपका प्रयागराज के आसपास था। लेकिन कौशल की मैं माफ़ी चाहूँगा, ये कहाँ था, अयोध्या के आसपास था, है दोनों यूपी में ही, ठीक है। उसी प्रकार आपका एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो शूरसेन महाजनपद है उसकी राजधानी कहाँ है, तो शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। कहाँ पे थी मेरे साथी, मथुरा जो है आपकी शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि असमक महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो असमक महाजनपद की राजधानी थी पोटतन, ठीक है। कहाँ पे थी, पोटतन, या इसको पोटली भी कहते हैं बहुत बार। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही आसान कि बुंदेलखंड में पड़ने वाला चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती। एक बार आपको डिटेल से याद रखना है कहाँ पे थी, शक्तिमती, जो आपके चेदी महाजनपद की राजधानी थी। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन आपसे बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया था कि आपका जो वज्जी महाजनपद था उसकी राजधानी कहाँ थी, तो वज्जी महाजनपद की राजधानी थी साथियों आपकी वैशाली। तो 16 महाजनपद हुआ करते थे यूपी में, बहुत ज़्यादा महाजनपद थे। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया था गांधार महाजनपद की राजधानी, तो गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तो 16 महाजनपदों में से हमने आपका सारे के सारे मैक्सिमम महाजनपद देख लिए हैं। साथियों क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस दिल्ली सुल्तान ने इक्ता प्रणाली प्रारंभ की, तो इक्ता प्रणाली प्रारंभ करने वाले दिल्ली सुल्तान कौन थे, तो वो थे आपके इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रणाली शुरू की गई थी। अगर बात करें इल्तुतमिश की, तो इसके द्वारा यहाँ पे 2 सिक्के चलाए गए थे, एक आपका टंका चलाया गया था, एक आपका जित्तल चलाया गया था। तो आपका याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की। और एक बार क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, इक्ता से ही आया था कि इक्ता जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो इक्ता एक अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है, अरबी भाषा का शब्द है, और इसका मतलब होता है कि मतलब भूमि को लेने वाला इक़्तिदार कहलाते थे उस समय, ठीक है। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इल्तुतमिश है इसने 2 सिक्के चलाए, एक आपका चांदी का टका चलाया और तांबे का जित्तल चलाया था। ये बात भी आप बिल्कुल समझ गए होंगे। लेकिन एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था साथियों कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार हुआ करता था, तो ये था बदायूं एक जगह थी, वहाँ का सूबेदार होता था ये। तो ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत का एक वास्तविक संस्थापक किसे देखा जाता है, तो ये इल्तुतमिश को देखा जाता था। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि आपका जो रजिया सुल्तान है वो आपकी कब शासक बनी थी, तो रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और इल्तुतमिश दिल्ली वंश के पहले राजा थे जिन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री गुल महाराज।